हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स बाय कपिल सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट ये हमारी सीरीज़ यूपी बोर्ड 12th क्लास के लिए सीरीज चली हुई है। ठीक है, इससे पहली वीडियो में स्टूडेंट हम इम्पोर्टेंट टॉपिक कर चुके हैं जो आपके पेपर ऑफ पॉइंट व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक होगा सॉलिड एंगल घन कोण। स्टूडेंट पढ़ना तो हमें था क्या, गॉस थ्योरम, है ना। लेकिन गॉस थ्योरम को पढ़ने से पहले कुछ ये ऐसे टॉपिक हैं जो आप लोगों को बहुत ही क्लियर होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपको ये क्लियर नहीं हुए ना तो आपको आगे का जो टॉपिक है वो समझ में नहीं आएगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है घनकोण। जैसे स्टूडेंट हमारे पास ये कोई लाइन है जिसको हम रेखा बोल देते हैं। ये कोई लाइन है, इस लाइन का नाम दे दिया हमने पी क्यू। ठीक है, और इस लाइन का एक हम रेखाखंड, इस लाइन का एक रेखाखंड काट लेते हैं जिसको हम नाम देते हैं ए बी। ठीक है, और इस रेखाखंड से बिंदु आर दूरी पर, इस रेखाखंड से आर दूरी पर कोई बिंदु मान लेते हैं ओ, कोई बिंदु मान लेते हैं ओ। तो अगर हम इससे कोई ये लाइन ड्रॉ कर दें, ठीक है, ये बात को समझना है स्टूडेंट कि कोई हमारे पास लाइन थी पी क्यू, इसका हमने एक छोटा सा पार्ट काट लिया जिसका हमारे पास रेखाखंड आया ए बी, और इस ए बी से आर दूरी पर हमने कोई बिंदु माना ओ। जब ये ए बी इस बिंदु ओ से कोई एंगल बनाती है, ये ए बी इस बिंदु ओ से कोई एंगल बनाती है, तो इसी को बोलते हैं हम कोई घन कोण। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? घन कोण। कहने का मतलब ये है कि जब कोई रेखाखंड को आर दूरी पर स्थित बिंदु ओ से मिलाया जाता है तो रेखाखंड द्वारा बिंदु ओ पर अंतरित कोण या बिंदु ओ पर बना कोण ही घन कोण कहलाता है ना। ये तो हो गया रेखाखंड के लिए। लेकिन अगर हम किसी गोले के लिए बात करें, ये कोई गोला है, ठीक है, जैसे हमने इसका कोई पार्ट लिया था ऐसे ही हम इसका कोई पार्ट ले लेते हैं। मान के चलते हैं हमने ये पार्ट इसका कोई ले लिया, है ना, ये इसका कोई हमने क्षेत्रफल अवयव ले लिया, इसका ले लिया हमने कोई ये क्षेत्रफल अवयव, इतना सा पार्ट हमने काट लिया जिसको हमने बोला डी ए होता है एरिया और डी लगता है अल्पांश। हमने छोटा सा भाग इसका लिया है स्टूडेंट। ठीक है, अब इससे भी आर दूरी पर स्थित, इससे आर दूरी पर स्थित कोई बिंदु होगा ओ, और इस बिंदु ओ से इस रेखाखंड मतलब इस अल्पांश क्षेत्रफल को अगर हम मिलाते हैं तो किसी गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल से आर दूरी पर स्थित बिंदु ओ को जब मिलाया जाता है तो इसके द्वारा गोले के केंद्र पर आंतरिक कोण ही घन कोण कहलाता है, और ये घन कोण को प्रदर्शित करते हैं हम ओमेगा से। अब स्टूडेंट अगर हम इसका ये पार्ट है, इसका जो क्षेत्रफल है, अगर हम ये अल्पांश लेंगे तो इसके द्वारा बनाया गया एंगल भी अल्पांश ही होगा जिसको हम डी ओमेगा कहते हैं। आपको ये बात बड़ी क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर हम घनकोण की बात करें तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो स्टूडेंट लिखें किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण बनाता है उसे ही घनकोण कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको ये चीज समझाने के लिए है कि हमने ऐसा माना है ना, होता है एग्जैक्टली ऐसा है। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल डी ए है, बिंदु की दूरी यहां से यहां तक कितनी है स्टूडेंट? आर। अगर यहां से यहां तक की दूरी हम मान ले आर, ठीक है, तो ये कोण अल्पांश होगा जिसको हम डी ओमेगा बोलेंगे, और ये इसका कोई क्षेत्रफल सदिश के लिए इसका ये होगा ना। तो अब देखो ये इसका क्षेत्रफल डी ए। अगर हम अब इसकी डेफिनेशन लिखनी चाहें कि सॉलिड एंगल होता क्या है, किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण बनाता है उसे ही घन कोण कहते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसी
गोले के केंद्र पर जो कोण आंतरित करता है या बनाता है, जो कोण बनाता है उसे घन कोण कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब अगर घन कोण की डेफिनेशन लिखनी आती है तो हम लिखेंगे इतना, लेकिन अगर इसे प्रॉपर लिखते हैं तो हम लिखेंगे क्या कि माना, पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इसमें कि माना किसी गोले का केंद्र क्या है, ओ, त्रिज्या है r, तो यहां लिखेंगे माना किसी गोले का केंद्र O, त्रिज्या r और क्षेत्रफल अवयव क्या है dA। माना किसी गोले का केंद्र O, त्रिज्या r तथा क्षेत्रफल अवयव dA है। क्षेत्रफल अवयव dA है। हम स्टूडेंट इसी डायग्राम को देखते हुए सारा लिख रहे हैं। क्षेत्रफल अवयव dA है। जब क्षेत्रफल अवयव dA को गोले के केंद्र से मिलाते हैं तो यह एक कोण आंतरित करता है जिसे घनकोण कहते हैं। जिसे घनकोण कहते हैं। घनकोण क्या, डी ओमेगा। ठीक है। अब जो गोले का क्षेत्रफल dA है, यह इसके जो त्रिज्या है उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। गोले का जो क्षेत्रफल dA होता है गोले की त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। यहां लिख लेते हैं, चूंकि गोले का क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। स्टूडेंट सभी अपने पेन और नोटबुक साथ लेके बैठें। जो मैं लिखवा रहा हूँ या जो मैं बोलता हूँ, बहुत सी चीज़ ऐसी होती हैं बोली जाती हैं नहीं लिखी जाती। वैसे तो मैं प्रॉपर कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी आपको बोला जाए वो आपको लिख के बताया जाए, जिससे आप अपने प्रॉपर नोट्स बना सकें। ठीक है स्टूडेंट। तो चूंकि गोले का क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, dA। अल्पांश की जब हम बात करते हैं, है ना, वो अनुक्रमानुपाती होगा इसकी त्रिज्या के वर्ग के। तो dA जो अनुक्रमानुपाती होगा इसके त्रिज्या के वर्ग के। अब तो अगर हम लें dA अपॉन r², तो ये बराबर होगा एक नियतांक के। हाँ कि ना, बिल्कुल सही बात है भाई। जब dA अनुक्रमानुपाती होगा r² के, तो dA अपॉन r² कैसा होगा, नियतांक। ठीक है। तो क्षेत्रफल अवयव dA द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण क्या कहलाता है। अब एक बात बताओ, क्षेत्रफल अवयव dA द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण d ओमेगा, तो यहां हो जाएगा d ओमेगा इज इक्वल टू dA अपॉन r²। ये होगा ना। और इसका मात्रक जो होता है, मात्रक होता है इसका
स्टेरेडियन, क्या बोलते हैं हम इसके मात्रक को, स्टेरेडियन। और अगर इसमें हम डी ओमेगा की वैल्यू रख दें क्या, एक, यदि स्टेरेडियन डी ओमेगा घनकोण की वैल्यू डी ओमेगा बराबर क्या हो जाए, एक, तो डी ए इज इक्वल टू आर स्क्वायर के। बताओ यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत? तो अब अगर यहां से हम स्टेरेडियन की बात करें, ठीक है, तो स्टेरेडियन की जो डेफिनेशन होगी कि वो क्या होगी कि स्टेरेडियन वह घनकोण होता है, स्टेरेडियन वह घनकोण होता है जो किसी गोले के एक भाग के क्षेत्रफल, किसी गोले, देखो बेटा स्टूडेंट देखो, ये एक ही भाग तो लिया है हमने गोले का, यहां किसी गोले के एक भाग के क्षेत्रफल तथा उसकी त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। तो जो एक घनकोण होता है, स्टेरेडियन कोण होता है, वो क्या होता है, एक स्टेरेडियन वह घनकोण होता है जो गोले के पृष्ठ के एक भाग के द्वारा जिसका क्षेत्रफल dA है त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं स्टूडेंट स्टेरेडियन की। एक स्टेरेडियन वह घन कोण है, एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो कि गोले के पृष्ठ के एक भाग द्वारा, गोले के पृष्ठ के, जो कि गोले के पृष्ठ के एक भाग द्वारा, गोले के पृष्ठ के एक भाग द्वारा जिसका क्षेत्रफल गोले की, जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है, जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। ऐसा कोण क्या कहलाता है आपका, त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है गोले के केंद्र पर, जो गोले के केंद्र पर अंतरित होता है, तो ऐसा कोण कहलाता है आपका स्टेरेडियन। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक की बात आप लोगों को समझ आई है ना। अब अगर वैसे गोले का क्षेत्रफल होता क्या है, गोले का क्षेत्रफल को हम डिनोट करते हैं ए से, और होता क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्या होता है गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब हम ओमेगा की बात कर रहे थे तो ओमेगा हमारा, अगर हम अल्पांश को ना लें, अगर हम अल्पांश को ना लें, बस सिर्फ क्षेत्रफल की बात करें, तो ओमेगा बराबर ए अपॉन आर स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है। तो यहां से ए का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा बराबर 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई। ठीक है स्टूडेंट, ये जितने भी रिलेशन स्टूडेंट आपके आ रहे हैं, डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर, ये डी ए और डी ओमेगा क्या था, जब हमने उसका अल्पांश क्षेत्रफल लिया था तो गोले के केंद्र पर जो आंतरिक कोण था वो भी एक अल्पांश था, डी के लिए हम अल्पांश यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई। अब यहां तक कभी किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है ना। अब अगर हम करें, यदि गोले के क्षेत्रफल का अवयव, देखो स्टूडेंट ये रफ कर दिया जाएगा, एक डायग्राम और बनाते हैं, है ना। वो डायग्राम होगा आपका, देखो ये बिंदु O है, इससे r दूरी पर
हमने कोई क्षेत्रफल अवयव लिया था, यहाँ का जो कोण आंतरिक था, है ना, ये कोण, इसको बोला था हमने क्या, डी ओमेगा, और इसको बोला था हमने क्षेत्रफल अवयव डी ए। ठीक है, यही था ना स्टूडेंट, और ये बोला था हमने आर दूरी पर स्थित। ठीक है, ये कोई क्षेत्रफल अवयव था आर दूरी पर स्थित। अब यदि हम इसका ये अल्पांश जो है वो थीटा कोण पर ले लें, अल्पांश जो है थीटा कोण पर ले, कहने का मतलब ये है कि यदि किसी गोले का क्षेत्रफल अवयव डी ए, यदि किसी गोले का क्षेत्रफल अवयव डी ए, गोले के, किसी गोले का क्षेत्रफल अवयव डी ए गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर प्रक्षेप्य होता है, क्या होता है, प्रक्षेप्य होता है, तो वो होता है डी ए कॉस थीटा। अगर हम इसके स्टूडेंट प्रक्षेप्य की बात करें तो वो होता है आपका क्या, डी ए कॉस थीटा। ठीक है, ये होता है आपका एन कैप। एन कैप आपकी होती है, एन कैप आपको दर्शाता है किसी भी, जो एन कैप होता है बाहर की ओर खींचा गया कोई भी अभिलंब हो, जो बाहर की ओर खींचा जाता है अभिलंब, तो एन कैप होता है किसी भी गोले के पृष्ठ पर आंतरिक बाहर की ओर खींचा गया अभिलंब। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है ना। अब जैसे इस वाले का पृष्ठ क्षेत्रफल ये था, तो इस वाले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, ये डी ए। ठीक है, और ये वाला जो कोण होगा, ये वाला कोण, ये क्या, यह कहलाएगा आपका थीटा कोण। तो ये जो प्रक्षेप्य होता है ये होता है डी ए कॉस थीटा। यहां तक कोई भी दिक्कत? देखो हमें करना क्या है, हमने अभी तक जो इसके मतलब कॉम्बिनेशन निकाला है वो डी ओमेगा इजिकल टू डी अपॉन आर स्क्वायर और ओमेगा इजिकल टू 4 पाई। लेकिन अगर किसी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर अंतरित हो और वो प्रक्षेप्य हो, प्रक्षेप्य हो, तो वो होता है डी ए कॉस थीटा। यदि गोले के क्षेत्रफल का जो अवयव होता है वो गोले के पृष्ठ पर कैसा हो, प्रक्षेप्य हो, है ना। तो फिर डी ओमेगा क्या हो जाएगा आपका, डी ओमेगा होगा आपका डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्या होगा, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन जो हमारा एन कैप है ना, जो हमारा एन कैप है, अगर हम उसको डिनोट करेंगे तो डी ए आपका हो जाएगा डी ओमेगा डी ए इंटू एन कैप अपॉन आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जो ये अवयव बना है ये एन कैप के रीजन से ही तो बना है भाई। एन कैप ये है, और एन कैप होता क्या है, किसी भी गोले के केंद्र पर मतलब बाहर की ओर खींचा गया अभिलंब, है ना। तो बाहर की ओर खींचा गया अभिलंब, तो हमारा एक कॉम्बिनेशन निकल के आता है ये। ठीक है, डी ओमेगा इजिकल टू डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो अभी तक हमने जो घनकोण पढ़ा है, घनकोण उसमें उसका मात्रक, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन की परिभाषा, घनकोण क्यों बनता है, गोले के केंद्र पर बनता है ना। और ये जब हम दो गोले का अल्पांश क्षेत्रफल लेते हैं और उसका अवयव भी लेते हैं एन कैप के लिए, ठीक है, और उनका एंगल भी हम शो करते हैं जो प्रक्षेप्य होता है, और प्रक्षेप एंगल के लिए हम डी ए कोस थीटा डिनोट करते हैं। तो डी ओमेगा इजिकल टू डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब हम बात करते हैं एक अपना नेक्स्ट टॉपिक वैद्युत फ्लक्स के लिए। किसके लिए? वैद्युत फ्लक्स। हमारा वैद्युत फ्लक्स होता क्या है? वैद्युत क्षेत्र। देखो स्टूडेंट, अब इससे पहले हमने आप लोगों को क्या पढ़ाया है, वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत फ्लक्स हमारा होता है वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के पृष्ठ से अभिलंबित दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
तो इसकी डेफिनेशन है, स्टूडेंट डेफिनेशन लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के पृष्ठ से अभिलंबवत, पृष्ठ के पृष्ठ से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। बल रेखाओं की संख्या को, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं, है ना। अब फाई ई, देखो फाई ई हमारा जो होता है स्टूडेंट, वो होता है हमारा ई इंटू डी ए। क्या होता है? ई इंटू डी ए। क्यों? ई होता है हमारा वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र, और हमारा होता है डी ए होता है क्षेत्रफल, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के पृष्ठ से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स। अब देखो ये हमारी कौन सी प्रोडक्ट है स्टूडेंट? डॉट प्रोडक्ट। तो यहां से फाई ई का मान अगर हम निकालें तो फाई ई का मान होगा ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है, ई डी ए कॉस थीटा। अब इसमें भी हम दो कंडीशन लगाएंगे स्टूडेंट। पहली कंडीशन होगी अगर थीटा बराबर हो 0 और अगर थीटा बराबर हो 90 डिग्री, तो cos 0 बराबर 1। तो यहाँ हो जाएगा, यदि यहाँ लिखेंगे हम, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री और यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, तो cos ये यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 1। तो अगर थीटा बराबर होगा 0 डिग्री तो फाई ई इज इक्वल टू 1 होगा, तो ये हो जाएगा ई डी ए, ठीक है। और अगर थीटा बराबर होगा 90 डिग्री तो फाई ई बराबर हो जाएगा 0। तो अभिलंबवत दिशा में कोई भी मतलब जो है वैद्युत फ्लक्स नहीं होता। कब? जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, ठीक है। और जो हमारा वैद्युत फ्लक्स होता है उसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स। क्या होता है इसका मात्रक? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स, ठीक है। इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स। और हाँ, इसकी विमा भी लिख लो, एम एल क्यूब टी माइनस 3a इनवर्स, एम एल क्यूब टी माइनस 3a इनवर्स, ये हमारी इसकी विमा होती है। अब स्टूडेंट इसका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, उसका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये है कि यदि वैद्युत बल रेखा पृष्ठ के बाहर की ओर निकल रही है, यदि वैद्युत बल रेखा, दो कंडीशन, नंबर 1, यदि वैद्युत बल रेखाएं कहां जा रही हैं? पृष्ठ के बाहर की ओर। कहां जा रही हैं? पृष्ठ के बाहर की ओर। तो जो हमारा वैद्युत फ्लक्स है फाई ई, वो कैसा होगा स्टूडेंट? पॉजिटिव, है ना। और यदि वैद्युत बल रेखाएं हमारी कैसे पृष्ठ के अंदर की ओर आ रही हैं तो हमारा वैद्युत फ्लक्स होगा नेगेटिव। कैसा होगा? नेगेटिव, ठीक है स्टूडेंट। आज की वीडियो में इतना ही।